गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको वहां पे क्लियर कर दूं कि जो लेक्चर आपके सामने यहाँ पे है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर अभी तक आपने उस चैनल को वहां पे ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। You can download this PDF. This PDF will be available in both the languages. वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, गुजराती और इंग्लिश। तो सारे के सारे एस्पिरेंट जो गुजराती मीडियम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस PDF एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय द लेक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हम यहाँ पे करेंगे बातें। सी दिस आर दी टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट प्रयास न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसके रिगार्डिंग वहां पे करनी है कुछ बातें। देन आफ्टर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA जिसे बोला जाता है, तो उसकी वहां पे चलेगी थोड़ी बहुत बातें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी बातें वहां पे करनी है। सोलिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर आज हम वहां पे करेंगे चर्चा। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के अंदर वहां पे आफ्सपा को वापस 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो उस टॉपिक के ऊपर बातें हैं। एंड देन आफ्टर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, जो अभी रिसेंटली वहां पे दून यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर वहां पे कंप्लीट हुई है, तो उसके रिगार्डिंग करेंगे बातें। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रयास न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर के रिगार्डिंग। क्या है ये प्रयास न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर और कहां पे है ये? तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसमें से बाहर निकालने के लिए एक सेंटर वहां पे बनाया जाता है। और यहाँ पे न्यूरो की रिगार्डिंग बातें हैं, मतलब कि दिमागी हालत की रिगार्डिंग बातें हैं। और ये सेंटर हमने कहां पे बनाया है? तो बोले AIIA गोवा के अंदर। और वहां पे एक माइलस्टोन इसलिए ये बना है क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद, योग एज वेल एज मॉडर्न थेरेपीज, इन सबको वहां पे ब्लेंड किया गया है फॉर पेडियाट्रिक न्यूरो केयर। पेडियाट्रिक न्यूरो केयर के लिए इन तीनों को वहां पे कंबाइन किया गया है, दैट इज आयुर्वेदिक, योगा एज वेल एज द मॉडर्न थेरेपीज। So we can see that it is an integrated center, a novel multidisciplinary neuro rehabilitation center established to offer holistic patient centric care। एक बहुत ही होलिस्टिक और पेशेंट सेंट्रिक केयर को वहां पे करने के लिए इस सेंटर को वहां पे बनाया गया है। एंड वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ यूनिक सेंटर। एक पहला ऐसा सेंटर होगा जिसने आयुर्वेद, साथ में फिजियोथेरेपी, योगा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड मॉडर्न पेडियाट्रिक्स, इन सबको एक जगह पे वहां पे यूनिफाई किया हुआ है। इन शॉर्ट इन सबका वहां पे यूज किया जाता है। और कहां पे है ये वाला इंस्टीट्यूट जहां पे इसकी शुरुआत हुई है? दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे AIIA बोलते हैं, जो कि गोवा के अंदर है। वहां पे इस सेंटर को हमने किया है शुरू। और जब भी आयुर्वेद और योग की रिगार्डिंग बातें आती है तो वहां पे कौन सी मिनिस्ट्री लगती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री ने इसको वहां पे किया है लॉन्च। अब देखिए इसका मेन फंक्शनिंग वहां पे क्या रहेगा? तो ऐसे जितने भी चाइल्ड है जिन्हें वहां पे न्यूरोलॉजिकल और बोल सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग जो कंडीशंस है, वहां से उन सबके लिए एक न्यूरो रिहेबिलिटेशन को प्रोवाइड करना है। एक प्रॉपर केयर उन्हें वहां पे मिलनी चाहिए। साथ में देखा जाए तो इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएट एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस by combining the best of traditional knowledge as well as the modern rehabilitation science। इन दोनों को हमें वहां पे करना है कंबाइन। और बोल सकते हैं that it will deliver integrative patient centered care for pediatric neurological challenges, जहां पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को वहां पे कंबाइन किया जाएगा, दोनों नॉलेज को वहां पे कंबाइन किया जाता है। और अगर हम इस सेंटर की अगर हम बात करें तो एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम इसको बोल सकते हैं फॉर आयुष बेस्ड इनोवेशंस इन द न्यूरो केयर। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मॉडल फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर अलाइंड विद इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो उसके साथ वहां पे ये होगा वहां पे अलाइन। और उसके साथ अगर हम उसके रिगार्डिंग वहां पे करें बातें
तो बस आपको ओवरऑल एक चीज पता होनी चाहिए कि भैया एक न्यूरोलॉजिकल सेंटर वहां पे ओपन होने के लिए जा रहा है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न थेरेपीज इन दोनों को वहां पे कंबाइन करेगा, जहां पे आयुर्वेदा की भी बात चलेगी और जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग थेरेपीज चलती है तो उसकी भी वहां पे बात चलेगी। और ये वाला जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो कहां पे ओपन हुआ है, तो आपको याद रखना है AIIA गोवा। गोवा के अंदर इसको हमने वहां पे एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद कुछ बातें हैं FCRA के रिगार्डिंग, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और रिसेंटली देखिए कंटेक्स्ट में इसलिए आया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब कि हमारे जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने लद्दाख के सोलम वांगचुक जो थे, उनका जो NGO था, उसका ये FCRA लाइसेंस वहां पे कैंसल कर दिया है। सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर वो एक मूवी भी बनी थी जो बहुत ही फेमस मूवी है आमिर खान की, 3 इडियट्स, तो वहां पे भी वाला जो फुंगसुक वांगडू वाला कैरेक्टर है दैट इज ऑन सोनम वांगचुक। और एक बोल सकते हैं कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिन्होंने रिसेंटली वहां पे ले के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट वहां पे किए थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस वायलेंट प्रोटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनका ये वाला लाइसेंस वहां पे कैंसिल किया है। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये FCRA है क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली दिस एक्ट अबाउट? द डेफिनेशन, foreign contribution act is a comprehensive law enacted to regulate the acceptance and utilization of foreign donations by any individual or associations in India। अगर कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन किसी फॉरेन का कोई भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका वो एक्सेप्टेंस एज वेल एज उस पैसों का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को कंफर्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है FCRA, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इट वाज फर्स्ट एनेक्टेड इन द ईयर 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और उसका मेन एम क्या है, दैट इज टू प्रिवेंट फॉरेन पावर्स फ्रॉम इंटरफियरिंग इन अवर इंटरनल अफेयर्स। फॉरेन के पावर्स को हमारी इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफियर करने से रोकना है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि फॉरेन की कंट्रीज जो है वो वहां पे कुछ NGOs को वहां पे डोनेशंस वगैरह देती है, पैसे वगैरह देती है, और सामने कुछ ना कुछ वहां पे ऑब्लिगेशंस ले लेते हैं। तो ये सब चीजें ना हो उसके लिए वाला कानून वहां पे बना है। उसका मेन एम क्या है, द प्राइमरी एम, दैट इज टू एंश्योर दैट द फॉरेन डोनेशंस आर यूटिलाइज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पसेस and that the recipient organization function consistently with the values of sovereign democratic republic। जिस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डोनेशंस मिल रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के सोवेरियनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर की वैल्यूज को समझने वाली होनी चाहिए, उसको फॉलो करने वाली होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन पैसों का यूज करके इंडिया में वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, then the government will not allow such kind of donations। गवर्नमेंट ने इसी वजह से सोनम वांगचुक की जो NGO है, जिन्होंने भी ले के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फंडिंग, इन प्रोटेस्ट को वहां पे और प्रोत्साहन मिलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनका पूरा उनका पूरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आज के बाद वो फॉरेन से ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाएंगे। सो इन सब की गवर्निंग इंस्टीट्यूशन कौन सी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। की फीचर्स क्या है, जितने भी NGOs या फिर कोई भी पर्सन अगर फॉरेन की फंड अगर वहां पे रिसीव कर रहा है तो उसे कंपलसरी वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। he or she or that NGO must be registered under this act and obtain a valid license, जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। और बोला गया है कि जब आपकी वैलिडिटी के 6 मंथ्स एक्सपायरी के बाकी हो तब आपको इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना कंपलसरी है। It stipulates that foreign funds must be received only in a designated bank account। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है SBI न्यू दिल्ली। बोले जो भी फॉरेन का कंट्रीब्यूशन आता है वो SBI दिल्ली में ही आना चाहिए, और वो NGO को भी उस बात पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, प्रोहिबिशन लगा रहा है कि NGO इस फंड को किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन या NGO को शेयर नहीं कर सकता। अदरवाइज तो लोग नाम के लिए वहां पे किसी रजिस्टर्ड NGO के अंदर फंड्स ले लेंगे और वहां से उसको डाइवर्ट करके किसी दूसरी जगह पे डाल देंगे। तो बोला हुआ है
इस फंड का तुम किसी दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते हो, राइट। इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द रिसीट of foreign funds by individual and entities deemed sensitive to national policies। ऐसे सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हमारी नेशनल पॉलिसी के लिए खतरा है, उन सब के ऊपर फॉरेन फंडिंग के ऊपर वहां पे प्रोहिबिशन लगाए जाते हैं। और इन लोगों के अंदर कौन से लोग शामिल होते हैं? दैट इज कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन, जर्नलिस्ट हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जज हो गए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पॉलिटिकल नेचर वाली ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गई। तो इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, राइट। और वहां पे बोला गया है कि भैया देयर आर सम रिलैक्सेशंस, कि भाई आपको अगर अप टू 10 लाख रुपए तक के वहां पे अगर आपको फंड्स वगैरह मिलते हैं, तो फिर उसके लिए आपको वहां पे अलग से गवर्नमेंट की परमिशन के अंदर आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़े से वहां पे रिलैक्स्ड नॉर्म्स भी वहां पे आपको दिखाई देते हैं। That is relaxed the requirement of government intimation for the contributions, which is limited to 10 lakh rupees। अगर 10 लाख रुपए तक के अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिलते हैं तो फिर आपको पूछने की वहां पे जरूरत नहीं। नॉन इंटीमेशन विद इन 90 days रिजल्ट्स ओनली इन अ मॉनेटरी पेनल्टी एंड नॉट द प्रोसिक्यूशन। तो वहां पे थोड़ी सी बस मॉनेटरी पेनल्टी लगती है अगर आपने वहां पे गवर्नमेंट को नहीं बताया है, तो दैट्स इट। तो इसी के साथ ये जो एफसीआरए है वो भी रिसेंटली न्यूज में है, तो आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, दैट इज अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज is about to launch some new batches after Diwali. So Diwali batches are available now। जो आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, तीनों मीडियम में प्रिपरेशन वहां पे करवा दी है। स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन, वी ओनली फोकस ऑन दी हायर ऑफिशियल्स एग्जामिनेशंस एंड नॉट द लोअर वंस। सो अगर आपको एक क्वालिटी एजुकेशन वहां पे चाहिए, एक हायर लेवल का एजुकेशन वहां पे चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन पीडी गुरुकुल एंड द लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वहां पे फिलअप कीजिए ताकि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द न्यू बैचेस। सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है, स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, एग्जाम को किस तरीके से, किस अप्रोच से एग्जाम के अंदर हमें वहां पे परफॉर्म करना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट द एक्चुअल डायरेक्शन एंड दैट इज डेफिनेट। आपको डेफिनेटली वहां पे एक प्रॉपर डायरेक्शन वहां पे मिलेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कंटेक्स्ट में इसलिए आया है क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 205वीं 205th बर्थ एनिवर्सरी पे वहां पे ट्रिब्यूट उनको दिया है। कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? एक 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे और राइटर थे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली प्रोज बोला जाता है एंड इज द आइकॉन ऑफ द बंगाल रेनेसा। तो जो बंगाल रेनेसेंस है उसके वहां पे उनको आइकॉन माना जाता है और मॉडर्न बंगाली प्रोज के फादर बोले जाते हैं, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखा जाए तो कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इनका जन्म हुआ था बंगाल की मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन वीरसिंगा विलेज। इनकी अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो शुरुआत का जो इनकी पूरा जीवन रहा, शुरुआत की जो इनकी लाइफ रही वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में रही, फिर भी उन्होंने अपने दम पे संस्कृत और इंग्लिश की वहां पे स्टडी के अंदर एक्सीलेंस वहां पे हासिल की। 1839 के अंदर इन्होंने लॉ की एग्जामिनेशन को वहां पे क्रैक किया एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट एट फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर वो संस्कृत डिपार्टमेंट के वहां पे हेड बन गए। उसके बाद कलकत्ता की संस्कृत कॉलेज के वहां पे प्रिंसिपल भी बने और नॉन ब्राह्मण और वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करने में
बोल सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा था वहां पे। साथ में उन्होंने वहां पे वर्णो परिचय, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है वर्णो परिचय, बट दैट इज अ काइंड ऑफ बंगाली वर्ड, इट इज नोन एज वर्णो परिचय, लेकिन वर्णो को वहां पे बोर्नो बोला जाता है, इट इज अ बोर्नो परिचय। तो बोर्नो परिचय को उन्होंने वहां पे लिखा था, दैट वाज इन द ईयर 1855, द प्राइमरी बंगाली अल्फाबेट प्राइमर, जो आज भी यूज होता है। और बंगाली अल्फाबेट को ही, मतलब अल्फाबेट को ही वहां पे वर्ण बोला जाता है, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड वाज वर्णो परिचय। तो उन्होंने वहां पे एक बंगाली वर्णमाला वहां पे बनाई है इन द ईयर 1855, जो ग्रामर को वहां पे क्लियर करती है, जिसका आज भी वहां पे यूज होता है। और अगर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर उनके कंट्रीब्यूशन की वहां पे बात करें, तो हिंदू वुमन के रिगार्डिंग वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया सा है, चाहे वो वुमन एजुकेशन की बात हो या फिर विडो रीमैरिज की बात हो। यस, इट वाज, ही वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके एफर्ट्स की वजह से 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट वहां पे पसार किया गया। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के ऊपर उनका फोकस ज्यादा था, पॉलीगैमी के रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर उनका वहां पे फोकस था। वुमेन्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सी, बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 35 गर्ल्स स्कूल को वहां पे ओपन अप करने में उन्होंने वहां पे हेल्प की थी। बहुत सी स्कूल को उन्होंने खुद फाउंड किया और बहुत से स्कूल के अंदर उनका वहां पे सपोर्ट रहा। ओपनिंग हायर एजुकेशन टू वुमेन अगेंस्ट दी ऑर्थोडॉक्स ऑपोजिशन। कल्चरल नेशनलिज्म वहां पे बोल सकते हैं दैट बाय मॉडर्नाइजिंग बंगाली लैंग्वेज एंड प्रोज ही नर्चर अ शेयर्ड बंगाली आइडेंटिटी, प्रीकर्सर टू द नेशनलिस्ट अवेकनिंग। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्म्स में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत ही बढ़िया सा है, और उनकी एक मैगजीन भी बहुत फेमस है जिसका नाम था वहां पे सोम प्रकाश। सो सोम प्रकाश, दैट इज द मैगजीन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अभी रिसेंटली वहां पे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी आई, उस पे हमारे होम मिनिस्टर ने उनको वहां पे ट्रिब्यूट दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इन द न्यूज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट सोलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है ये सोलिफिकेशन टेक्नोलॉजी? तो सोलिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली किसी भी डेजर्ट टाइप की जो सॉइल है, जो बंजर जमीन जिसको बोला जाता है, उसको वहां पे और प्रोडक्टिव बना के और फर्टाइल बना के वहां पे क्रॉप्स वगैरह उगाने की एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक बोल सकते हैं, जिसका अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, उसके जो रिसर्चर थे, उन्होंने वहां पे सक्सेसफुली डेजर्ट लैंड के अंदर व्हीट को किया है ग्रो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है जो लूज डेजर्ट सैंड को ट्रांसफॉर्म करके एक सॉइल लाइक मीडियम सुटेबल वहां पे बना सकती है फॉर फार्मिंग। तो ताकि बोल सकते हैं कि जो डेजर्ट की जो लूज सॉइल होती है, उससे बेटर वहां पे उसको एक फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करने की एक बायोडिग्रेडेबल या फिर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एक इनोवेशन वहां पे बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इट यूजेस इंडिजिनियस बायोफॉर्मुलेटर्स as well as the polymers to improve the fertility as well as the water retention। और अगर रिसेंटली की इस टेक्नोलॉजी के वर्क्स की अगर हम बात करें, तो एक तो वहां पे पॉलीमर एप्लीकेशन होता है, उसकी मदद से क्या होता है, तो इट क्रॉस लिंक्स द सैंड्स पार्टिकल्स कन्वर्टिंग द लूज सैंड इनटू द स्ट्रक्चर्ड सॉइल, जो लूज सैंड को स्ट्रक्चर सॉइल में कन्वर्ट करता है। एंड बायो फॉर्मुलेशन जो है वो वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, जिससे कि वहां पे न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो और बेटर होती है, सॉइल हेल्थ वहां पे बढ़ती है। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ बाइंडिंग इफेक्ट दैट लोअर्स द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इट स्ट्रेंथन्स द प्लांट टॉलरेंस टू हीट एंड एरिड कंडीशंस, एंड सक्सेसफुली ट्रायल्ड ऑन व्हीट, बाजरा, ग्वारगम एज वेल एज चिकपी। उसके ऊपर इसका वहां पे ट्रायल हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सी एडोप्टेबिलिटी वहां पे फाइंड हुई है। साथ में उसके अगर हम की फीचर्स की बात करें, तो एक तो ये वाटर एफिशिएंट है, जहां पे इरिगेशन की जो साइकिल है उसको वहां पे थोड़ा सा कम किया जा सकता है। हाई यील्ड रेशियो यहां पे मिल रहा है, दैट व्हीट यील्ड रिकॉर्डेड एट 1:20, दैट इज 1 सीड टू 20 हार्वेस्ट, ट्वाइस द आउटपुट ऑफ अनट्रीटेड डेजर्ट लैंड।
इनपुट कॉस्ट वहां पे कम है क्योंकि वहां पे देखा जाए तो लोकली अवेलेबल बायो एजेंट्स को वहां पे यूज किया जाता है। एंड इको रिस्टोरेटिव बोल सकते हैं दैट इट कन्वर्ट्स बैरन डेजर्ट लैंड्स, दैट इज मतलब बंजर जो जमीन है उसको कल्टिवेटल फार्मलैंड के अंदर वहां पे कन्वर्ट करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हैवी मशीनरीज, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कोई हैवी मशीनरी का यूज करने की जरूरत नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बोल सकते हैं कि देखो एक तो डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, वाटर सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी हासिल करने में इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि अगर वहां पे मिलेट्स वगैरह अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं तो फूड अवेलेबिलिटी वहां पे बढ़ेगी विच विल लेड टू फूड सिक्योरिटी थ्रू आउट द नेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। अफ्स्पा के ऊपर वहां पे करनी है कुछ बातें, तो चलिए शुरुआत करते हैं अफ्स्पा। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द अफ्स्पा इन द पार्ट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 months। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अफ्स्पा को और 6 महीने के लिए वहां पे एक्सटेंड किया गया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अफ्स्पा है क्या। देखिए, इट इज अ स्पेशल लॉ विच वॉज एनेक्टेड इन द ईयर 1958। कब उसका एनेक्ट कब इसको किया गया था? दैट वाज इन द ईयर 1958। दैट ग्रांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। वो आर्म्ड फोर्सेस को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वहां पे ग्रांट करते हैं। किसके लिए? दैट इज टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, जहां पे सिविल गवर्नेंस जो है वो बहुत इज अनेबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। एक ऐसा डिस्टर्ब एरिया जहां पे सिविल गवर्नेंस इतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, उस जगह पे आर्मी के या फिर अपने बोल सकते हैं कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देने वाला एक कानून, दैट इज नोन एज अफ्स्पा। इन शॉर्ट, आप शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि जहां पे भी ऐसा डिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पे सिविल सोसाइटी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको आर्मी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको आर्म्ड फोर्सेस को पावर्स देने पड़ते हैं। तो वैसे पावर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं। उसका मेन एम क्या है? द मेन एम, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर द सिक्योरिटी फोर्सेस टू डील विथ इंसर्जेंसी, मेंटेन द पीस एंड असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन द रीजन्स एक्सपीरियंसिंग वायलेंट डिस्टर्बेंस एंड आर्म्ड रेबेलियन। ऐसे एरिया जहां पे वायलेंट डिस्टर्बेंस मिलते हैं, आर्म्ड रेबेलियन वहां पे मिलता है, तो वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं। एंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक पीस के खिलाफ है, उसके वहां पे डेंजरस वाला एक एरिया, वहां पे डेंजर वाला एक एरिया वहां पे अगर उनको मिलता है। इन शॉर्ट, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पे समाज में अशांति फैलाने वाले तत्व ज्यादा है, तो वहां पे वो लोग अफ्स्पा को लगा सकते हैं। द नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड पीरियोडिक रिव्यू इज मैंडेटेड एवरी 6 months। हर 6 महीने पे वहां पे रिव्यू होता है कि क्या इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए कि इसको बंद कर देना चाहिए, और पब्लिक गैजेट के अंदर इसको ऑफिशियली वहां पे पब्लिश किया जाता है। वहां पे कौन से स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं? दैट इज फायर अपॉन और यूज फोर्स इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ अगेंस्ट द पर्संस वायलेटिंग द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। अगर कहीं पे कोई इंसान आपको ऐसे मिलते हैं जो आपके ऑर्डर्स का वायोलेशन कर सकते हैं, तो उनके ऊपर आप वहां पे शूट कर सकते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ पावर दैट दे हैव। जैसे कि लिखा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए, या फिर किसी के पास भी वहां पे आर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और अगर मान के चलो उससे ज्यादा 5 से ज्यादा लोग को बोला है कि आपको इकट्ठा नहीं होना है, लेकिन अगर वो इकट्ठा होते हैं
तो उसके खिलाफ आप वहां पे शूट वगैरह कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय द आर्म्स डम्प्स, fortified the positions or hideouts used by the insurgents, arrest without warrant on suspicion of cognizable offenses। और अगर किसी का वहां पे अरेस्ट वगैरह होता है तो अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको नजदीक के पुलिस स्टेशन में आपको वहां पे पहुंचाना है। लीगल इम्यूनिटी की बात करेंगे तो नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस पर्सोनेल विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसीलिए बोल सकते हैं कि भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जितने भी वहां पे डिस्टर्ब एरिया है उसके अंदर पीस वगैरह मेंटेन करने के लिए आपको इसकी वहां पे जरूरत पड़ती है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, जो कहां पे हुई है तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, जिसकी शुरुआत हुई दून यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर, और एक फ्लैगशिप एनुअल समिट बोल सकते हैं दैट एड्रेसेस इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस इन द हिमालयन रीजन। तो इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने वाली एक समिट जिसका नाम है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। और कौन इसे करता है ऑर्गेनाइज, तो इट इज कंडक्टेड बाय द इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, जो कि एक सिविल सोसाइटी लेड नेटवर्क है। 2011 में ये पहली बार हुई थी इन नैनीताल, उत्तराखंड। मेन एम क्या है कि भैया हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर वहां पे सस्टेनेबिलिटी लानी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को वहां और बढ़ाना है, और साइंस और ट्रेडिशनल विजडम उन दोनों को वहां पे ब्लेंड करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर लेक्चर्स। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहाँ पे अपने करेंगे एंड। तो बस लास्ट में आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए कि जो मीटिंग है वो अभी रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड हुई है। दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड नॉट फॉर द मेंस। मेंस के अंदर कहीं पे आंसर राइटिंग में आप इसका मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे भी एफर्ट्स इंडिया में होते हैं। एंड दैट इज इनफ फॉर द डे। तो आज के लिए इतना काफी है, और ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे कल। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं।